नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील सब्जी काट रहे होते हैं, जिन्हें देख मालती दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। फिर मालती उनकी हरकतें देख हंसते हंसते अचानक से उनके सामने आती है और कहती है कि ऐसे सब्जियां नहीं काटते। अगर ऐसे काटेंगे तो सारी सब्जियां कुछ गल जाएंगी और कुछ कच्ची रह जाएंगी। पकाते वक्त उन्हें बहुत सारी परेशानी होगी जो इसे पकाएंगे, और साथ ही साथ राजा भी उनसे नाराज़ हो जाएंगे। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि जो भी हम करते हैं, हमारे उस कर्मों का असर किसी न किसी पर पड़ता ही है। हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, सामने वाले के साथ भी और हमारे साथ भी। लेकिन हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके साथ बुरा हो या ना हो, हमारे साथ ज़रूर बुरा होता है। आज नहीं तो कल होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो उसके लिए उसे एक ना एक दिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या सच में? हाँ, सच में। सज़ा तो हर किसी को मिलनी ही है। जो भी गलत करते हैं उन्हें आज नहीं तो कल सज़ा मिलती ही है। मालती की ये बात सुन नील को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी नील थोड़ा दुखी रहता है। लेकिन फिर भी मालती हार नहीं मानती है। उसके चेहरे को देख समझ जाती है। फिर भी वो उसे एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। अगर कुछ होता भी है तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी, पर ऐसा नहीं होता। अगर तुम गलत तरीके से काम करते हो तो उसका असर उस रसोइये को भुगतना पड़ेगा। राजा उसे दंडित करेंगे, तुम्हें नहीं। क्योंकि काटने का काम उन्होंने तुम्हें दिया है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें देखें। पर अगर वो नहीं देख पा रहे हैं किसी कार्य में उलझे होने की वजह से, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुमने अपना काम सही से नहीं किया तो उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये काम दिया। अब समझ आए हमारी बात? हाँ, समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अच्छे से समझिए। हम जब भी कुछ करते हैं उसका असर सभी को होता है, बस हमें वो दिखता नहीं। छोटा सा भी काम, थोड़ा सा भी मदद अगर हम किसी का करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। उसी तरह कोई काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, या सामने वाले को भी लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, पर असलियत में हमने बहुत कुछ कर लिया। बस सामने वाले को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कुछ चीज़ों को इतना गलत तरीके से मत करो जिसे सुलझाया ना जा सके, जिसे संभाला ना जा सके। तुमने इसे बड़ा या छोटा काट दिया। अब अगर इसकी वजह से महाराज ने अच्छे से खाना नहीं बनाया, भोजन अच्छे से नहीं पका, तो फिर राजा उन पे क्रोधित होंगे और फिर उन्हें सज़ा मिलेगी। कभी सोचा है इस बारे में? अगर सोच लेते तो हर काम को करने से पहले 100 बार सोचते। समझे? समझ गया। ठीक है, अब लाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे सब्जियों को बारीकी से काटते हैं। फिर मालती नील को सब्ज़ी काटना सिखाती है और बारीकी से काटते हुए बहुत कुछ बातें कर रही होती है। जहाँ नील उसे एकटक बस देखे जा रहे होते हैं, उसे देख जैसे वो मोहित हो रहे होते हैं। पर फिर वो खुद को संभालते हैं और कहते हैं कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, ना कि ऐसी चीज़ों में उलझ जाए जो उसे उसकी माँ के फ़र्ज़ से अलग करते। उसे याद रखना होगा कि वो यहाँ इस महल में किस लिए आया है। फिर वो मालती से चीज़ें लेकर कहते हैं कि हम अब खुद काट लेंगे, आप जाइए। ठीक है। फिर वो
लेकर काटना शुरू करते हैं सब्जियां, और दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि खुद को संभालो, बस खुद को संभालो, चाहे कुछ भी हो जाए खुद को बहकने से रोक लो, अपने दिमाग को शांत करो। उसने जो भी कहा सही है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। ये ख्याल मन में लाए खुद से बड़बड़ा रहे होते हैं, तभी उधर से महाराज जी आते हैं और कहते हैं सब्ज़ी कट गई? हाँ कट गई। हालांकि वो ये सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं कि कौन है, बस किसी ने कहा और वो जवाब दे दिए। उसके बाद फिर वो उनके तरफ मुड़ कर देखते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर वो कहते हैं क्या हुआ? तो आप हैं? तो मैंने पूछा तो तुमने जवाब भी तो दिया। हाँ क्या मैंने जवाब दिया? हाँ। तुम किन ख्यालों में खोए हो? तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है या नहीं? मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, मैंने कितनी बार आवाज़ दी, उसमें से एक बार तुमने भी जवाब दिया मुझे, और फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुमने क्या कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया या फिर तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है? कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? प्यार मतलब प्रेम? हाँ हाँ, मुझे किसी से प्रेम कैसे हो सकता है? आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसे शब्दों मतलब भाव के बारे में? मतलब तुम्हारी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि तुम झूठ कह रहे हो और तुम सच में प्यार में हो। आपको ना गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें बच के रहना चाहिए। क्या मतलब? कैसे बच के रहना चाहिए? आप मुझे बताएंगे क्या? अभी तो कहा तुमने कि तुम प्यार में नहीं हो, अभी कह रही हो कि तुम्हें बच के कैसे रहना है, तुम्हें ये जानना है। नहीं, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप जो कह रही हैं वो मतलब कह रहे हैं, तुम्हें ये तक समझ नहीं आ रहा कि स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग इस सब में फ़र्क क्या है? तुम पूरी तरीके से पागल हो गई हो, मैं समझ रही हूँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैं पागल हुए जा रहा हूँ। आप मेरे चक्कर में पागल हो रहे हैं? अरे मैं तो बस बात की बात कह रहा हूँ, तुम बात की खाल क्यों निकाल रही हो? मैं खाल कहाँ निकाल रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। देखो, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं आपकी बेटी की उम्र की कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 30 वर्ष की हूँ। 30 वर्ष की हो और मेरी बेटी तो तुमसे काफ़ी छोटी है। हाँ समझ गई, मतलब समझ गया मैं। ठीक है ठीक है, तुम बहुत युवक मतलब बहुत ही बड़ी हो, समझ गया मैं। लेकिन फिर भी तुम्हारा अभी तक विवाह तो नहीं हुआ है ना? नहीं, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे भाव आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और इसमें चौंकने वाली भी बात नहीं है। आश्चर्यजनक मत होना। मैं हैरान नहीं हूँ, मुझे पता है कि अगर कोई अकेला रहता है या अकेली रहती है तो उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन मुझे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। तब तो तुम बहुत समझदार हो। हाँ मैं समझदार हूँ, तभी तो मैंने महाराज से बात की इस बारे में। मैं सब्जी लेकर जाता हूँ। क्या महाराज जी, आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे क्या? मैंने महाराज की बात कर ली तो आप तो नाराज़ ही हो गए। बात नाराज़गी की नहीं है बेटी,
बेटी बस बात इतनी सी है कि तुम जो कह रही हो उसको लेकर के हम महल में कोई भी महाराज के खिलाफ नहीं जा सकते। पर पर महाराज जी, महाराज अगर गलत है तो हम क्यों नहीं कह सकते उनसे, क्योंकि वो महाराज हैं, वो हमारे पालनहार हैं। हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। वो कैसे पालनहार है? खेती बाड़ी सब तो गरीब किसान करते हैं, सब कुछ तो दूसरे करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते। वो क्या करते हैं ये तुम अगर सोच भी लो तो तुम समझ जाओगी। लोगों को लगता है कि राजा का दायित्व बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, सिर्फ भोजन करो और चले जाओ, यही तो करना है, खाओ पियो और सो जाओ। पर पता है क्या, एक राज्य के ऊपर कितना भार होता है। अगर राज्य में कोई गलती की है तो राजा का फ़र्ज़ है कि एक सही इंसाफ करे, राजा का दायित्व है ये सब। अगर कहीं भूखमरी हो गई है तो वो अपने घर से में जितना अनाज रखा है उन्होंने, वो अनाज गरीबों में दान करे। एक राजा का ये भी दायित्व होता है, एक राजा का ये भी दायित्व होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने से पहले अपनी प्रजा को रखे। वो भले ही बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, उन्हें सारा जहाँ का ऐशो आराम मिलता है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। उनके लिए मरने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जितने लोग उनके लिए मरने वाले हैं उससे भले ही कुछ कम, लेकिन उन्हें मारने वाले भी बहुत सारे हैं। मारने वाले लोग भले ही ऐसे दिखाएंगे जैसे कि आपके प्रिय मित्र हैं, लेकिन सबसे बड़े शत्रु तो वही होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। और ये बात तुम समझ सकती हो, है ना? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, जो लोग कहते हैं कि राजा के हिस्से में बहुत सुख है, खुशी है, कभी एक बार राजा के बिस्तर के पास जाकर देखना, तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो नींद ही नहीं है। वो हर वक्त चौकन्ने रहते हैं, वो सो ही नहीं सकते कभी। हम तो चद्दर टान सो जाते हैं, ये सोच कि राजा है ना, हमें कुछ होगा तो राजा है ना हमारी देखभाल करने के लिए, हमारे परिवार को देखने के लिए। लेकिन राजा के पास क्या कौन है? अगर राजा की गद्दी छीन ली जाए या राजा को मार दिया जाए तो कभी सोचा है उनके परिवार का क्या होगा? उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी प्रजा, उन सब का क्या होगा? सोचा है कभी तुमने? उनकी पत्नी को दूसरे राजा उठा ले जाएंगे, उनकी बच्चे को मार दिया जाएगा ताकि कोई उत्तराधिकारी ना हो, और अगर हो भी तो भी उस राजा को, उस बच्चे को बंदी बना दिया जाएगा। ज़्यादातर राजा तो मार देते हैं ताकि कोई बगावत करने वाला ही ना रहे, और उसके बाद वो उस राजगद्दी को हथियाते हैं। प्रजा में कोई विद्रोह ना करे, इसलिए प्रजा के भी कई प्रजा को मार दिया जाता, उनके परिवारों को उजाड़ दिया जाता, उन्हें लूटा जाता है। तुमने कभी सोचा है अगर राजा ना हो तो क्या होगा इस राज्य का या किसी भी राज्य का? कोई भी राजा अपने राज्य को किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते, क्योंकि अगर उन्होंने सौंपा भी तो इससे उनकी प्रजा को खतरा होगा, ये उन्हें पता है, और इसलिए वो चाह कर के भी ऐसा नहीं कर सकते। वो कोशिश करते हैं हमें बचाने की, लेकिन हम अगर उन्हें समझ भी ना पाएँ
और हम उनका अगर थोड़ा सा भी ख्याल ना रख पाए तो हमें खुद पे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि हम अगर उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते, उन्हें चैन की नींद ना दे सके, पेट भर खाना ना, उन्हें स्वादिष्ट खाना ना परोस सके, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो गई, वो राजा को जाना पड़ता है उस मसले को हल करने के लिए, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। हम प्रजा तो आराम करते हैं, हमें बस पेट भर खाना चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, पर राजा के नसीब में तो वो भी नहीं मिलता। कई बार उन्हें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, चाहे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में उन्हें अपने आप को और अपनी प्रजा को बचाने के लिए जीवित रहना पड़ता है। कभी सोचा है इस बारे में कि उन्हें कितना दुख और कितना कष्ट सहना पड़ता है? सोचा है, हमेशा सोचती हूँ, इसलिए तो खुद को रोक लेती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं महाराज जी, आपने जो कहा मैंने उसे सुना और समझा भी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे राजा कभी कुछ गलत ना करें और वो हमेशा सुरक्षित रहें, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि राजा खुद अपनी प्रजा को तकलीफ़ दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि राजा अपनी प्रजा को तो शोषण करते हैं। सभी राजाएं करते हैं, कोई ज़्यादा तो कोई कम, लेकिन शोषण तो हमेशा प्रजा का होता ही है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ही। अगर ये राजा नहीं तो उनका आने वाला वंश करेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी उस शोषण का भुगतान करेगी। कोई ना कोई सज़ा तो काटेगा ही। आज हम सुख में हैं तो कल हो सकता है हमारे बच्चे बहुत दुख में हों, क्योंकि राजा के पुत्र हो सकते हैं, अच्छे राजा ना बने। हम क्या कर सकते हैं? हम बस प्रयास कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमारे राजा और उनके बाद जो राजा बने वो सभी राजा सुरक्षित रहें और वो अच्छे से उनकी पालन पोषण में कोई कमी ना हो। उन्हें वो सारी ज्ञान शिक्षा मिले जिससे वो अपनी प्रजा से जुड़ सके और वो अपनी प्रजा को भगवान का दर्जा दे, उनका ख्याल रख सके, प्रजा का पालन कर सके। एक श्रेष्ठ राजा, उत्तम राजा की यही निशानी होती है कि वो अपनी प्रजा को अपने से आगे रखे। लेकिन अगर कोई राजा नहीं रखना चाहते हैं तो हम उन्हें विवश तो नहीं कर सकते, चाहे वो हमें कितना ही विवश कर दे। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हम कुछ करना भी चाहें तो इसका लाभ हमारे हित में जितना नहीं है उतना ही उससे कहीं ज़्यादा दूसरे राजाओं के हित में है। अगर राजा की कोई भी गलती हुई और इस बारे में हमने अगर राजा से शिकायत की और इसकी भनक दूसरे राज्य के राजाओं को हुई तो कभी सोचा है वो राजा क्या करेंगे? वो हमारे राज्य में आक्रमण करेंगे, हमारे राज्य को लूटेंगे, हमारे महाराज के पास पहुंचने से पहले हमें मार डालेंगे। कभी सोचा है इस सब के बारे में? नहीं, मैंने इतना सब नहीं सोचा महाराज जी। बस इतना चाहा है कि हमारे राज्य में हर प्रजा सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी जिए। इससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं चाहा, ना हमारी प्रजा से ना हमारे राजा से। बस हम चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना ईश्वर से करें ताकि हमारे राजा को सद्बुद्धि मिले और वो हमारी प्रजा को अपना परिवार माने। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, बिल्कुल हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजा हमें अपना परिवार समझे और हमें
अपने परिवार की तरह हम पे भी ध्यान दें और हमारा ख्याल रखें। शुक्रिया इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी।